आज हम निजेरियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। निजेरिया एक कंट्री है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका नाम निजेरिया है। हम निजेरिया का जो मॉडल है फेडरलिज्म का उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का फेडरलिज्म जो है वो निजेरिया ने अडॉप्ट किया। जब मैं निजेरिया की बात करता हूं, सबसे पहले हम निजेरिया का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव या ओवरव्यू देखते हैं। तो निजेरिया जो है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेडरल स्ट्रक्चर है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। मतलब कि जब मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करता हूं तो वहां पे सबसे पुराने फेडरल स्ट्रक्चर्स में से एक फेडरल स्ट्रक्चर निजेरिया का भी है, राइट। हम देखते हैं कि जो नॉर्दर्न और सदर्न निजेरिया है ना, वो पहले टू सेपरेट कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। तो बेसिकली निजेरिया पहले एक देश नहीं हुआ करता था। निजेरिया जो है वो दो हिस्सों में बांट दिया गया था। दोनों कॉलोनीज बना दी गई थी निजेरिया की, मतलब कि निजेरिया की दो कॉलोनीज थी। उन दोनों कॉलोनीज को जो है वो ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसा देश छोड़ा नहीं था जिसको वो रूल नहीं करते थे। तो यहां पे भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था निजेरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करके दो अलग अलग कॉलोनीज बनाई हुई थी निजेरिया की। उसी के साथ हम देखते हैं कि 1914 में क्या होता है, ये जो दोनों कॉलोनीज थी निजेरिया जो दो हिस्सों में बांट दिया गया था उसको यूनिफाई किया जाता है। दोनों कॉलोनीज को यूनिफाई किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, एक साथ लाया जाता है और प्रोटेक्टोरेट ऑफ निजेरिया के नाम से पूरा निजेरिया को नाम दिया जाता है। तो दोनों कॉलोनीज को जो है यूनिफाई किया जाता है 1914 में। उसके बाद हम देखते हैं कि निजेरियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के कुछ यूनिक फीचर्स हैं। सबसे बड़ा यूनिक फीचर इसका यह है कि इसमें क्या हुआ, सब डिवीजन हुआ था कंट्री का, ना कि वॉलंटरी एसोसिएशन हुआ था स्टेट्स का। तो देखो फेडरलिज्म किस तरीके से बनता है। फेडरलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो एक साथ मिलके आती हैं एक यूनियन के अंदर। जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं, राइट। अमेरिका के अंदर अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो कमिंग टुगेदर वाला फेडरलिज्म है वो कि एक साथ मिलके आई और उन्होंने अमेरिकन फेडरलिज्म बनाया। लेकिन निजेरिया के केस में ऐसा नहीं था। निजेरिया में क्या हुआ कि पूरे देश को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया, अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स में बांट दिया गया और उसके बाद उन रीजनल गवर्नमेंट्स को वहां पे ऑटोनॉमी दी गई ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस हो सके पूरे के पूरे निजेरिया के अंदर। तो निजेरिया के अंदर स्टेट्स आपस में मिलकर निजेरिया का फेडरलिज्म उन्होंने नहीं बनाया है, बल्कि पूरे निजेरिया को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। पूरे निजेरिया को अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट्स में बांट दिया गया ताकि वो रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने रीजन की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करें, जिससे कि पूरे निजेरिया की एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस हो सके। तो हम देखते हैं कि 1960 तक क्या होता है। 1960 में निजेरिया आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंस मिलती है निजेरिया को 1960 में। लेकिन इंडिपेंडेंस मिलने के बावजूद भी, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम देखते हैं कि निजेरिया के अंदर इंटर एथनिक राइवलरीज और वायलेंस चल रही थी। मतलब कि निजेरिया के अंदर कई सारे एथनिक ग्रुप्स थे, हंड्रेड्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स वहां पे अवेलेबल थे। डाइवर्सिटी थी वहां पे, अलग अलग कास्ट्स थी, लीजन्स थे, राइट। तो डाइवर्सिटी हमें वहां पे देखने को मिलती है और यही एक रीजन था जिससे कि वहां पे वायलेंस भी हमें देखने को मिलती है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में। तो आजादी मिलने के बाद भी 1960 के बाद भी हमें निजेरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, इंटर एथनिक राइवलरीज देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी जो थी निजेरिया की, उसने किस चीज को लीड किया, वहां पे अलग अलग ग्रुप्स में हमें वायलेंस देखने को मिलती है। और इसी का नतीजा यह था कि क्या होता है अंडर मिलिट्री रूल, इसी का नतीजा यह था जो आजादी के बाद भी हमें वायलेंस देखने को मिलती है कि वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है। कहां पे, निजेरिया में। तो वहां पे 1960 को आजाद हुआ मुल्क, लेकिन 1966 में फिर से वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है क्योंकि वहां पे इंटर एथनिक वायलेंस चल रही थी, अलग अलग ग्रुप्स के बीच में लड़ाई चल रही थी। और 1966 से लेकर 1990 तक हमें देखने को मिलता है, 1966 से लेकर 1990 तक, कि वहां पे मिलिट्री रूल लग जाता है। मिलिट्री के कंट्रोल में जो है वो पूरा का पूरा निजेरिया आ जाता है। अब इस मिलिट्री कंट्रोल के अंडर हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री ने 3 कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। 1979 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया निजेरिया के लिए, फिर 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया निजेरिया के लिए, और फिर फाइनली 1999 में एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया निजेरिया के लिए। ये जो 1979 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, 1989 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, ये दोनों फेल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1999 वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया निजेरिया के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1999 में क्या होता है, सिविलियन रूल दोबारा से वहां पे रिस्टोर हो जाता है, मिलिट्री का रूल हट जाता है और दोबारा से निजेरिया एक आजाद मुल्क था और वहां पे सिविलियन जो है वो रूल करने लगे। मतलब कि डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां पे इस्टेब्लिश हो गया, हम ये कह सकते हैं। और जैसे ही वहां पे सिविलियन रूल को रिस्टोर किया गया तो एक नया संविधान वहां पे लाया गया जो कि 1999 में लाया गया था। और उस नए संविधान के अंदर जो कि 1999 में बनाया गया, उसको हम
उसके अंदर जो है वो निजेरिया को फेडरल रिपब्लिक ऑफ निजेरिया जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। तो अब फाइनली निजेरिया को जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ निजेरिया कहा गया, एस्टैब्लिश किया गया। और इस फेडरल रिपब्लिक ऑफ निजेरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 36 स्टेट्स आती हैं और एक फेडरल कैपिटल टेरिटरी आती है निजेरिया की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फेडरलिज्म किस तरीके से इमर्ज होकर आया निजेरिया के अंदर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी थी फेडरलिज्म की निजेरिया के अंदर, मतलब क्यों चाहिए फेडरलिज्म निजेरिया के अंदर। तो सबसे पहले यह था कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को वहां पे प्रमोट किया जाए, क्योंकि निजेरिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में वायलेंस चल रही थी, एथनिक वायलेंस वहां पे चल रही थी, डाइवर्सिटी को काफी थी उस देश के अंदर। उस देश के अंदर जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उनके पास ज्यादा पावर थी, एक्सेसिव पावर उनके पास आ गई थी। तो इससे क्या हो रहा था कि निजेरिया का पूरा टूटने की संभावना थी, राइट। निजेरिया के अंदर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स हैं, वायलेंस हो रही है, तो उससे जो है वो निजेरिया जो है वो वहां पे सिसेशनिस्ट मूवमेंट्स चल सकती थी, राइट। अलग अलग जो ग्रुप्स थे वो वहां पे आजादी की मूवमेंट्स चला सकते थे, वॉर्स वहां पे हो सकती थी, तो सिविलियन वॉर्स वहां पे हो सकती थी। तो इसलिए वहां पे फेडरलिज्म की जरूरत पड़ी, ताकि वहां पे पूरे के पूरे निजेरिया को जो है वो इंटीग्रेट करके रखा जाए, वहां पे नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया जाए कि पूरे निजेरिया को जो है वो बचा के रखा जाए, उसको इंटीग्रेट करके रखा जाए। एक तो जरूरत ये पड़ी थी निजेरिया के फेडरलिज्म की। सेकंड ये था कि एक्सेसिव पावर ऑफ रीजन्स, तो जो रीजन्स थे ना उनके पास एक्सेसिव पावर आ गई थी, वो डोमिनेंट फोर्सेस की तरह उभर रहे थे। तो किसी भी देश के अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाए, मतलब कि सेंटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, वहां पे वो आजादी की बात करने लग पड़ते हैं, वहां से वो उस यूनियन से भागने की बात करने लग पड़ते हैं, वहां पे वो आजाद मुल्क की बात करने लग पड़ते हैं। तो इसी तरीके से वहां पे रीजनल गवर्नमेंट जो थी वो काफी पावरफुल हो गई थी, रीजन्स काफी पावरफुल हो गए थे, जिससे कि निजेरिया के टूटने की संभावना थी, टूटने का खतरा था कि निजेरिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो सकता था। तो इसके चलते ये कारण था ताकि निजेरिया का फेडरलिज्म एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनेशन ऑफ 3 एथनिक ग्रुप्स। तो निजेरिया के अंदर 3 एथनिक ग्रुप्स आया करते थे, जिनको हम पहला जो है वो हाउसा फुलानी है, सेकंड जो है वो लिग्वो है, और थर्ड जो है वो योरुबा है। तो ये जो 3 एथनिक ग्रुप्स थे इनका डोमिनेशन काफी था, इन्होंने सारा का सारा पॉलिटिकल सिस्टम डोमिनेट करके रखा हुआ था निजेरिया का। तो इनका जो डोमिनेंस था ना, ये खतरा था निजेरिया के लिए, क्योंकि ये ग्रुप्स जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, सारा पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिससे कि निजेरिया को खतरा था, निजेरिया का डिसइंटीग्रेशन होने का खतरा था। इसलिए निजेरिया में फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया। तो फेडरलिज्म को वहां पे अडॉप्ट किया है, यूनिक तरीके का फेडरलिज्म वहां पे है। स्टेट्स को खुद उन्होंने सब डिवीजन ऑफ कंट्री की, और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देके, ताकि पूरा निजेरिया के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस हो सके। और साथ ही साथ निजेरिया के फेडरलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। सेंटर वहां पे ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू स्टेट्स, राइट। जैसे इंडिया में हम देखते हैं, जैसे कनाडा में हम देखते हैं, तो यहां पे भी सेंटर पावरफुल है। क्यों पावरफुल है सेंटर यहां पे? इसलिए ताकि वहां पे रीजनल गवर्नमेंट्स जो है वो इतनी डोमिनेंस ना क्रिएट कर लें, रीजनल गवर्नमेंट्स जो हैं इतनी पावरफुल ना हो जाएं, जिससे कि निजेरिया जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, निजेरिया के अंदर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, एक बैकग्राउंड दिया निजेरिया के फेडरलिज्म का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि निजेरिया का फेडरलिज्म जो है वो वन ऑफ द ओल्ड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि निजेरिया 2 कॉलोनीज में डिवाइड किया हुआ था, नॉर्दर्न और सदर्न कॉलोनीज में डिवाइड किया गया था निजेरिया को, और इन दोनों कॉलोनीज को ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1914 में दोनों कॉलोनीज को मिला दिया गया और प्रोटेक्टोरेट ऑफ निजेरिया बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि यूनिक फीचर क्या है निजेरियन फेडरलिज्म का। तो ये कि यूनिक फीचर ये है कि पूरी कंट्री को सब डिवीजन कर दिया गया था, पूरी कंट्री को डिवाइड किया गया, ताकि फेडरलिज्म के थ्रू वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंट किया जाए। और उसके बाद ये वॉलंटरी एसोसिएशन नहीं था स्टेट्स का, लाइक अमेरिका। उसके बाद हम देखते हैं कि 1960 में निजेरिया को आजादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी निजेरिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इंटर एथनिक वायलेंस चल रही थी, राइवलरीज चल रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि मिलिट्री रूल लग जाता है। आजादी के बाद भी निजेरिया के अंदर मिलिट्री रूल जो है वो 1966 से लेकर 1990 तक लगता है वहां पे। उसके बाद मिलिट्री ने 3 कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। लास्ट में 1999 में सिविलियन रूल वहां पे रिस्टोर हुआ, और उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बनाया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। उसके अंदर निजेरिया को फेडरल रिपब्लिक ऑफ निजेरिया एस्टैब्लिश किया गया। उस फेडरल रिपब्लिक ऑफ निजेरिया के अंदर 36 स्टेट्स आती हैं, एक फेडरल कैपिटल टेरिटरी आती है। फिर मैंने आपको बताया कि निजेरिया का फेडरलिज्म क्यों जरूरी था। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी वहां पे इंश्योर करनी थी। मैंने आपको बताया कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी वो एक्सेसिव पावर को जो है वो एक्यूमुलेट करने लग पड़ी थी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वहां पे 3 एथनिक ग्रुप्स आते हैं जिनका डोमिनेंस वहां पे बढ़ता जा रहा था। पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने कर लिया था, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ये 3 एथनिक ग्रुप्स कौन थे? हाउसा फुलानी, लगबो एंड योरुबा। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो फेडरल फीचर्स कौन से हैं निजेरियन कॉन्स्टिट्यूशन के।
तो आइए अब डिस्कस करते हैं फेडरल फीचर्स ऑफ निजेरियन फेडरलिज्म, मतलब कि निजेरियन फेडरलिज्म के क्या वो फीचर्स हैं, राइट, या फिर निजेरियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फेडरल फीचर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टायर सिस्टम आता है। तो जैसे कि हमें पता है कि फेडरलिज्म के अंदर 2 टायर सिस्टम होना चाहिए या 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। तो वैसे ही निजेरिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें देखने को मिलता है, या निजेरिया के फेडरलिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पे 3 टायर स्ट्रक्चर है, मतलब कि 3 लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट है। सबसे पहले वहां पे आती है फेडरल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, जो कि 36 इन नंबर हैं, मतलब कि 36 स्टेट गवर्नमेंट्स वहां पे आती हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे आती है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स आती हैं, जो कि 774 हैं नंबर में, राइट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंट हेड करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनको गवर्नर हेड करता है, और जो लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चेयरमैन हेड करता है। तो इस तरीके से वहां पे 3 लेवल पे गवर्नमेंट्स आती हैं। सबसे पहले फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद वहां पे स्टेट लेवल्स पे गवर्नमेंट। तो टोटल वहां पे कितनी स्टेट्स हैं? तो 36 स्टेट्स हैं वहां पे। तो 36 स्टेट गवर्नमेंट्स वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, जिनको गवर्नर हेड करता है। उसके बाद लोकल लेवल पे वहां पे गवर्नमेंट्स आती हैं, जिनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। टोटल वहां पे 774 लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जिनको चेयरमैन हेड करता है। उसके बाद सेकंड फीचर इसका क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। तो जो निजेरियन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, निजेरियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1999 में लिखा गया था या अडॉप्ट किया गया था, उसके अंदर 2 लिस्ट्स आती हैं। उसके अंदर क्लियरली जो है वो पावर्स को डिवाइड किया गया है। तो वहां पे 2 लिस्टें आती हैं। एक को कहा जाता है एक्सक्लूसिव लिस्ट। एक्सक्लूसिव लिस्ट की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हैं, राइट, जिसके अंदर फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस वगैरह आता है। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव लिस्ट के ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है? तो सेंटर के पास पावर है एक्सक्लूसिव लिस्ट के ऊपर लेजिस्लेट करने के लिए, मतलब कि सेंटर के पास एक्सक्लूसिवली कंट्रोल है किसके ऊपर? एक्सक्लूसिव लिस्ट के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही लेजिस्लेट कर सकता है एक्सक्लूसिव लिस्ट के ऊपर। एक्सक्लूसिव लिस्ट के अंदर कौन से मैटर्स आते हैं? तो नेशनल इंटरेस्ट से जो जुड़े हुए मैटर्स हैं वो एक्सक्लूसिव लिस्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट आती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, इसके अंदर हम देखते हैं कि सेंटर भी लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट भी लेजिस्लेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर जो है वो सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट्स भी कानून बना सकती हैं। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि निजेरियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के अंदर सेंटर के पास ज्यादा पावर है। यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सेंटर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर सेंटर कानून नहीं बना सकता है। इवन कि कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर भी सेंटर कानून बना सकता है, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के ऊपर तो सेंटर ही कानून बनाएगा। तो यहां पे हमें देखने को मिलती है क्लियर बायसनेस टूवर्ड सेंटर, राइट। हमें यहां पे क्या देखने को मिलती है? क्लियर, चलो यहां से लिखा नहीं जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया कि क्लियर बायसनेस टूवर्ड सेंटर हमें यहां पे देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड इसका फीचर क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि फेडरलिज्म के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि निजेरिया के अंदर भी आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, 1960 के बाद 4 रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस वहां पे आए, 4 लिखे हुए संविधान वहां पे उभर करके आए। सबसे पहले 1960 में, उसके बाद 1979 में, उसके बाद 1989 में, और उसके बाद फाइनली 1999 में। ये जो 1999 वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी चल रहा है, और इसी के अंदर निजेरियन का मॉडल ऑफ फेडरलिज्म जो है वो दिया गया है। उसी के साथ साथ इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक होमवर्क देना चाहता हूं। होमवर्क ये है कि आपको घर में बैठ के या इंटरनेट की मदद से या ऐसे भी निजेरिया की लोकेशन देखनी है मैप के अंदर, मतलब कि निजेरिया जो कंट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने आपको बता दिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में निजेरिया लोकेटेड है, लेकिन आपको इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो इसके आसपास की कंट्रीज हैं, निजेरिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है वो आपको देखनी है। और उसके बाद इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि निजेरिया एग्जैक्टली कहां पे लोकेटेड है और निजेरिया अपना बॉर्डर किन किन कंट्रीज के साथ शेयर करती है, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, पहली बार आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो मतलब कि कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद फोर्थ फीचर इसका आता है बाइकैमलिज्म। तो बाइकैमलिज्म जैसा मॉडल बाइकैमलिज्म अडॉप्ट किया निजेरिया ने। बाइकैमलिज्म का क्या मतलब होता है कि जब आपके पार्लियामेंट के अंदर या फिर नेशनल लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस हों, तो वहां का जो नेशनल लेजिस्लेचर है, जिसको नेशनल असेंबली ऑफ निजेरिया के नाम से जाना जाता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहां पे नेशनल असेंबली ऑफ निजेरिया है, उसके अंदर 2 हाउसेस हैं, एक सीनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। सीनेट जो है वो अपर हाउस होता है, अपर हाउस है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोअर हाउस है। तो सीनेट हमारी राज्यसभा की तरह है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उनका जो है वो हमारी लोकसभा की तरह है। सीनेट के अंदर हर एक स्टेट जो है वो 3 सीनेटर्स भेजती है सीनेट के अंदर, मतलब हर एक स्टेट जो है वो 3 मेंबर्स भेजती है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ स्टेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, हर एक स्टेट जो है वो
3 मेंबर्स भेजती है। ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो स्टेट बड़ी है वो ज़्यादा मेंबर्स भेजेगी और जो स्टेट छोटी है वो कम मेंबर्स भेजेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की तरह यहाँ पे भी हर एक स्टेट इक्वल मेंबर्स भेजती है सीनेट के अंदर, और स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन मिला होता है सीनेट के अंदर। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर यूपी सबसे ज़्यादा मेंबर्स भेजती है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये सबसे कम मेंबर्स भेजती हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। लेकिन अमेरिका में, निजेरिया में ऐसा नहीं है, और ना ही अमेरिका में ऐसा है। उसके बाद वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है हमारी लोकसभा की तरह। वहां पे टोटल 360 मेंबर्स आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, और ये जो 360 मेंबर्स हैं ये हमारे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, जैसे इंडिया में एमपी चुन के जाते हैं लोकसभा के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इनको चुना जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत, राइट। पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और वहां पे लोग वोट डालते हैं और अपने मेंबर्स जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भेजते हैं। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं यहाँ पे? 360 मेंबर्स होते हैं। और सीनेट के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? तो 109 होते हैं, राइट। 109 के आसपास होते हैं। हर एक स्टेट 3 मेंबर्स भेजती है। उसके बाद हम देखते हैं 5th इसका जुडिशियल स्ट्रक्चर। तो जुडिशरी किस तरीके की है निजेरिया के अंदर? तो हमें देखने को मिलता है कि वहां पे डुअल लेवल पे जुडिशरी हमें देखने को मिलती है, एक फेडरल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे। तो वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट आता है जो कि सेंट्रल लेवल पे आता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ इसको कहा जाता है, और स्टेट कोर्ट्स आते हैं वहां पे स्टेट लेवल पे जो है। ये दोनों कोर्ट्स जो हैं डुअल लेवल पे, मतलब फेडरल कोर्ट्स भी और स्टेट कोर्ट्स भी, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं, दोनों इंपार्शियली काम करते हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करते हैं, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का काम करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, किसी के इंटरफेरेंस में काम नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इंपार्शियल तरीके से काम करते हैं। और कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश करेगा, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो जो ये कोर्ट्स हैं डुअल लेवल पे, जो फेडरल कोर्ट है, स्टेट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं, ये जो कोर्ट्स हैं वो ये कोर्स उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो निजेरिया के अंदर जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है वो डुअल लेवल पे हमें देखने को मिलता है, कि फेडरल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट्स वहां पे आते हैं। दोनों कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, दोनों कोर्ट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने का काम करते हैं। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि वहां पे इंपार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सब फेडरल फीचर्स हैं निजेरियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के, या फिर ये फेडरल फीचर्स हैं निजेरियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हमें यहां पे देखने को मिलता है कि यहां पे सेंटर को ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, सेंटर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसके पीछे का कारण यह था कि निजेरिया के अंदर जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो ज्यादा डोमिनेंट फोर्स की तरह उभर रहे थे, जो ज्यादा पावरफुल हो रहे थे, इसलिए सेंटर के पास ज्यादा पावर आई, ताकि ये ग्रुप्स जो हैं वो निजेरिया को डिसइंटीग्रेट ना कर दें, निजेरिया को तोड़ ना दें, राइट, निजेरिया को बांट ना दें। ऐसा ना हो कि निजेरिया के अंदर कई सारे मुल्क बन जाएं, राइट। तो इसलिए सेंटर के पास ज्यादा अथॉरिटी आई, सेंटर को ज्यादा अथॉरिटी दी गई। अमेरिका की तरह ऐसा यहां पे ऐसा नहीं है कि स्टेट्स को इक्वल तरह की पावर दी गई है, स्टेट्स के पास अच्छी खासी ऑटोनॉमी है, ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे सेंटर के पास ज्यादा पावर है ताकि निजेरिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है वो अपहोल्ड किया जा सके। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि निजेरिया के अंदर हमेशा क्या बोलते हैं रिसोर्सेज के एलोकेशन के रिलेटेड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि स्टेट्स हमेशा ये मांग करती हैं कि उनको फंडिंग नहीं दी जा रही है, उनको जो है वो फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, उनको मॉनेटरी हेल्प नहीं दी जा रही है, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे फंक्शन नहीं कर पा रही है ऑटोनॉमसली। लेकिन ये सब हमें वहाँ पे जो कंट्रोवर्सीज हैं निजेरियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलती होंगी कि स्टेट्स हमेशा ही डिमांड करती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है। सेम गोज विद निजेरिया एज वेल, वहां पे भी ये सब चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती है कि स्टेट्स के पास जो है वो रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, स्टेट्स जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, ये हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि निजेरिया का मॉडल ऑफ फेडरलिज्म कैसा है। इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, उसी के साथ हमारी ये पूरी की पूरी जो बुक थी वो खत्म हो जाती है, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव फेडरलिज्म को डिस्कस किया है, अलग अलग देशों के फेडरल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, कनाडा हो, ब्राजील हो, इंडिया हो, यूएसए हो, निजेरिया हो, राइट, इन सब देशों के फेडरल स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से हम हमारे टॉपिक को यहाँ पे खत्म करते हैं और इस किताब को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।